वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर बेरोजगार युवा साथियों, आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। एसएससी द्वारा यानी कि जो कर्मचारी चयन आयोग है उसके द्वारा बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। लगभग 20,000 पदों पे भर्ती होगी। पूरा जो विज्ञापन है वो कल 17 तारीख को जारी हुआ है और आज मैं आप 18 तारीख को इसके पूरी डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि नोटिस क्या है कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 है और डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी फॉर्म जो शुरू है वो 17 तारीख यानी कल से शुरू हो चुके हैं और 8 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो काफ़ी लिमिटेड समय दिया गया है, लेकिन पर्याप्त समय है। आपको अगर फॉर्म भरना है तो ये 8-10 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी समय है वो 8 तारीख है। और फॉर लास्ट डेट एंड टाइम जनरेशन ऑफ ऑनलाइन चालान, और ऑफलाइन चालान बनाने का भी, अगर आप ऑफलाइन चालान बनाते हैं तो उसका भी अंतिम तारीख लास्ट 8 है। और ऑनलाइन जो पेमेंट है उसकी 9 तारीख है, 9 अक्टूबर यानी 9 अक्टूबर 2022 को 23 यानी रात को 11 बजे तक आप ये फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 10 तक आप चालान जमा करा सकते हैं। यानी कि फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है वो आपको 8 तारीख तक करनी है और चालान है वो आप ऑनलाइन है तो अधिकतम 10 तारीख तक कर सकते हैं। और डेट ऑफ विंडोज फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, यानी अगर आपके फॉर्म में कुछ कमियाँ रह जाती है और आप उसको फॉर्म को एप्लीकेशन को करेक्ट करना चाहते हैं, उसमें करेक्शन करना चाहते हैं, तो आपको 12/10 से 13/10 यानी 2 दिन का समय है आपको ये दिया जाएगा, जिसमें आप अपने जो फॉर्म, अगर में कोई गलती होगी आप फॉर्म भरते समय तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। और टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टायर फर्स्ट, यानी इसमें 2 तरह के एग्जाम होंगे, 2 टायर में होंगे, लेवल 1 और लेवल 2 का, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना अनिवार्य है। उसके सिलेबस के बारे में, एग्जाम जो पैटर्न है किस तरीके से होगा, कितने पेपर होंगे, क्या होगा, वो सारा मैं आपको इसमें इसी वीडियो में बताऊंगा, कहाँ कहाँ आपके सेंटर होंगे और क्या क्या आपको विशेष ध्यान रखना है। तो वीडियो पूरा देखें। अब जैसे लेवल जो टायर 1 का जो एग्जाम है उसकी टेंटेटिव डेट है वो दिसंबर 22 है, यानी दिसंबर 22 का मतलब हो गया कि 15 दिसंबर या दिसंबर के एंड तक हो सकता है। और उसके बाद में जो सेकंड लेवल का जो एग्जाम होगा टायर 2 का, वो टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी बाद में इसकी घोषणा की जाएगी। तो ये तो महत्वपूर्ण बात थी। अब जैसे डिटेल्स ऑफ पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट है, तो सबसे पहले तो पे लेवल 8 की है 47,600 से लेकर के 1,51,000 जो ग्रेड पे है उसकी जो पोस्ट हैं, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर, ये ग्रुप बी के जो गजेटेड ऑफिसर हैं और नॉन मिनिस्ट्रियल, इनके लिए इनकी उम्र है वो अधिकतम 30 साल हो सकती है, 30 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। एज किस तारीख को काउंट की जाएगी वो भी आपको बता दूंगा, यानी एज भी रिलैक्सेशन दिया गया है। और पे लेवल 7 यानी जो 7th पे लेवल है उसमें 44,900 से लेकर के 1,42,000 जो ग्रेड पे, उसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। ये सारे इनमें लगभग 20 से 30 साल तक उम्र होनी चाहिए और अधिकतम 30 साल तक हो सकती है। ये ग्रुप बी में ये सारे हैं। असिस्टेंट सीनियर सेक्शन ऑफिसर है, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, और ये इंस्पेक्टर विद ऑफ इनकम टैक्स CBDT में ग्रुप सी है, इसकी भी एज लिमिट 30 साल है। और इंस्पेक्टर है सेंट्रल एक्साइज, इसमें भी आपके वो जो उम्र है वो 30 साल की है। और इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ये सारे CBIC में, इनमें सब में 30 साल की उम्र है। और ग्रुप बी के जो पद है, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर पोस्ट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI में जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है उसमें भी ग्रुप बी में 20 से 30 साल की उम्र के जो भी युवा है वो फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है और बहुत बड़ी बात है कि इसमें बम्पर वैकेंसी है, 20,000 लगभग पोस्ट इसमें है। और पे लेवल 6 जो है उसमें 35,400 से लेकर के 1,12,400 जो ग्रेड पे है, उसमें आपके असिस्टेंट है, डिविजनल अकाउंटेंट है, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर है। ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में भारत सरकार के, और ग्रेड बी के सारी ये ग्रुप बी के जो पद है, और इनमें भी अधिकतम 30 साल। और जबकि जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में ग्रुप बी है, इसमें अप टू 32 यानी 32 साल तक की उम्र को इसमें अलाउ किया गया है। और लेवल 5 के जो ऑडिटर के जो पद है, ऑफिसर्स अंडर CNAG और ये CDDA, इनमें ग्रुप सी के, इसमें 18 से 27 साल तक के युवा है वो फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह से ऑडिटर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से अकाउंटेंट है और अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट वगैरह, ये इनके सारे जो है उनमें भी 18 से लेकर के 27 साल के युवा फॉर्म भर सकते हैं। और पे लेवल 4 पे
इसमें भी जैसे पोस्टल असिस्टेंट है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट सीटीबीटी, और इसमें टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी, और सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ, ये ग्रुप सी के जो भी पद है इनमें भी आपके 18 से 27 तक की उम्र है। इस तरीके से ये लॉट में पद है और इनके बारे में ये पूरा विस्तार जो विज्ञापन है काफ़ी लंबा है और काफ़ी डिटेल्स में ये दिया हुआ है। तो आपके जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अब जैसे नेशनलिटी यानी कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट भी आइदर, यानी एक तो भारत का नागरिक भर सकता है या नेपाल का नागरिक भर सकता है या भूटान का नागरिक हो या तिब्बतन रेफ्यूजी जो भारत में आया हो और 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में अगर परमानेंट रहने के इरादे से आया हो तो वो भर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के जो नागरिक है जो वो हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, केन्या, युगांडा वगैरह से जो माइग्रेट होकर भारत में आए वो भी भर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण। अब इसमें एज लिमिट जैसे पद वाइज एज लिमिट बता दी है, लेकिन जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एज ऑन 1/1/2022, महत्वपूर्ण बात यह है कि 1/1/2022 को एज कितनी होनी चाहिए। अगर आप 23 को काउंट, अभी जैसे आप 27 साल के अभी हो रहे हैं 23 में, लेकिन आपकी 22 तक अगर 27 साल के दायरे में थे और अभी जैसे 23 में 27 से ऊपर हो रहे हैं 28, तो भी आप एलो हैं, क्योंकि 1/1/2022 तक जो एज लिमिट है आपकी, जैसे कुछ पद है वहाँ 18 से 27 है, तो उनमें कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न बिटवीन यानी 1/1/1995 से पहले इसका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/1/2004 के बाद का उसका जन्म नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जो 20 साल से 30 साल की उम्र है उनका जन्म है वो 2/1/1992 से लेकर के 1/1/2002 के बीच में होना चाहिए। और 18 से 30 वालों के लिए भी ये आप देख लें। उसके बाद में जो कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन है कि जैसे ST/SC को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी, और अनरिजर्व PWBD है उनको 10 साल की, और ये OBC PWBD इनको 13 साल, ये PWBD इनको 15 साल, और एक्स सर्विसमैन ESM जो उनको है 3 साल आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। तो ये 3 साल की इनको एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। ये सारे जो एज की जो छूट है और जो भी डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो ये नोटिफिकेशन बहुत लंबा चौड़ा है। अब इसमें कुछ और जो बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे प्रोविजन ऑफ कंटेम्प्रेरी टाइम एंड असिस्टेंट, ये आपकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही मैं आपको बताऊंगा। तो इसको थोड़ा सा मैं आगे ले लेता हूँ। अब जैसे इसमें क्वालिफिकेशन इसमें पूछिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या होंगी। तो जैसे 8/10/2022 को क्वालिफिकेशन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास में बैचलर की डिग्री यानी BA BSc BCom वगैरह ये होनी चाहिए। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या मास्टर इन कंप्यूटर कॉमर्स एंड और या मास्टर इन बिजनेस स्टडीज या जैसे MCom वगैरह ये होनी चाहिए। इसके अलावा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शुड बी हैव टू बी क्वालिफाइड सब ऑर्डिनेट ऑडिट और अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन इन द प्रोस्पेक्टिव ब्रांचेस फॉर द, यानी कि उनको सर्विस के दौरान ये टेस्ट पास करने पड़ेंगे। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है उसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 60% के साथ में होनी चाहिए और इसमें मैथमेटिक्स से 12वीं तक होना चाहिए या बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी स्टैटिक्स सांख्यिकी है वो बैचलर डिग्री में किसी भी एक विषय के रूप में होना चाहिए। और अदर जो दूसरी जो पोस्ट हैं बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी यानी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो होनी चाहिए और 8/10/2022 को ये डिग्री होनी चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन थी। उसके अलावा हाउ टू अप्लाई, तो कैसे अप्लाई करना है वो मैं बता देता हूँ कि एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनली इन ऑनलाइन मोड, यानी ऑनलाइन मोड से ही आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, ऑफलाइन मोड नहीं होगा। और जो वेबसाइट SSC की है जिसमें http://ssc.nic.in पे आपको डिटेल इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएंगे और यहाँ आपको एनेक्सर 3-4 जो भी है उनको आपको अध्ययन करके उसके बाद में आपको फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन JPG फॉर्मेट में आपको अपना कलर फोटो करना है और 20 KB से 50 KB तक उसकी साइज होनी चाहिए और द फोटोग्राफ शुड बी नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड, 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन, यानी जैसे नोटिफिकेशन आज जारी हुआ तो इससे 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और उसकी जो डायमेंशन है वो 3.7 से लेकर के 4.5 इसकी हाइट होनी चाहिए, इसकी चौड़ाई होनी चाहिए और फोटोग्राफ शुड भी विदाउट कैप, यानी कैप, चश्मा या टोपी वगैरह, हैट वगैरह या इस तरह के कुछ नहीं है। इसमें आगे और एक आपके मैं सैंपल के रूप में दिए हुए हैं कि किस तरह का फोटो मान्य होगा और किस तरह का नहीं होगा, वो मैं आपको और आगे बता दूंगा। और द प्रॉपर फोटोग्राफ इज नॉट अपलोडेड बाई इफ द
proper photograph is not uploaded by the candidate, the candidature will be cancelled। अगर आपने proper फोटो नहीं अपलोड किया है, जैसे आपने चश्मा लगा करके या टोपी डाल करके या और कुछ अलग स्टाइल से फोटो खिंचवा के आपने अपलोड किया है, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा और जो जिम्मेदारी फिर आपकी रहेगी। और लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 8/10, यानी 8 अक्टूबर को आपको ये फॉर्म, उससे पहले आपको फॉर्म भरना है। और कैंडिडेट आर एडवाइज इन देयर व्यू इन देयर ओन रेस्पेक्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर क्लोजिंग डेट, यानी क्लोज डेट जो भी डेट है लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म भर दें। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें, क्योंकि लास्ट डेट में साइट वगैरह बिजी रहती है और भी कई समस्या आती है। तो ये महत्वपूर्ण था। उसके अलावा बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक थ्रू प्रीवियस, या आपको फॉर्म सबमिट करने से पहले प्रिंट लेकर के उसको चेक करना है कि आपने जो भी डिटेल्स भरी है वो सही भरी है या नहीं भरी है। अब जो फीस है, तो फीस से एप्लीकेबल फीस है 100 रुपये है, 100 रुपीज़ है नॉर्मल फीस जो भी कैंडिडेट के लिए। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, यानी जो महिला अभ्यर्थी है, और इसके अलावा SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, यानी जो दिव्यांग है और एक्स सर्विसमैन है, आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस, यानी उनको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, उनका फॉर्म निःशुल्क भरा जाएगा। यानी जो इनके अलावा जो भी कैटेगरी है उनको 100 रुपये फॉर्म है। और फीस कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम UPI, नेट बैंकिंग या वीज़ा मास्टर कार्ड, यानी ATM डेबिट कार्ड वगैरह से आप किसी भी तरह के ऑनलाइन मोड से आप फीस को जमा कर सकते हैं। और ऑनलाइन फीस है वो 9/10 यानी 9 अक्टूबर तक आपको जमा करानी है। तो ये महत्वपूर्ण मैंने शुरुआत में ही बता दी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और बातें हैं कि विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, कि जैसे मान लो आपने फॉर्म भर दिया और मान लो किसी कारण से आपकी कुछ गलती हो गई, तो करेक्शन के लिए आपको 12/10 से 13/10 यानी 2 दिन का आपको समय दिया जाएगा, जिसमें आपको निर्धारित जो भी शुल्क है वो जमा करा करके आप अपना फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। तो और जो जैसे द कमीशन विल लेवी ए यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेज ऑफ 200 फॉर मेकिंग करेक्शंस and submitting notified correction application for the first time, and 500 rupees for making corrections and resubmission modified correction application for the second time। यानी अगर एक ही गलती है और आप पहली बार में गलती सही कर देते हैं तो आपको 200 रुपये का चार्ज लगेगा और आप अपनी गलती सुधार दें। और अगर मान लो उसमें भी आपकी गलती रह जाती है तो आपको अगर दोबारा मॉडिफाई करना है या उसमें करेक्शन करना है तो आपको 500 रुपये का चार्ज लगेगा। कोशिश ये करें कि आप थोड़ा ध्यान से फॉर्म भरें और ये नौबत नहीं आए, और जो भी पेमेंट है वो ऑनलाइन पेमेंट जो भी ऑप्शन है उनके अलावा उनसे ही होगा। तो एक तो ये महत्वपूर्ण थी। फिर है सेंटर ऑफ एग्जाम, यानी आपके केंद्र कहाँ होंगे, तो लगभग सभी राज्यों में इसके एग्जाम होते हैं, रीजन वाइज होते हैं। जैसे कि ये SSC रीजनल जो सेंटर है, जैसे सेंट्रल रीजन है CR, इसमें बिहार उत्तर प्रदेश के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए जो भी सेंटर है, जैसे भागलपुर, मुजफ्फरनगर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी में होंगे। इसी तरह से ये ईस्टर्न रीजन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कर्नाटका, केरला का जो रीजन है साउथ का उनके होंगे। मध्य प्रदेश के रीजन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। अब जैसे मैं ज़्यादातर जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दूं कि नॉर्दर्न रीजन है NR में दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के जो भी स्टूडेंट है वो फॉर्म मतलब सेंटर मांग सकते हैं। तो अब जैसे इसमें सेंटर कौन कौन से, देहरादून है, हल्द्वानी है, हरिद्वार है, रुड़की है, दिल्ली है। राजस्थान में जो बात करें तो अजमेर है, अलवर है, बीकानेर है, जयपुर और जोधपुर, इन जो जिला मुख्यालय है इन पे इनके एग्जाम होंगे। इसके अलावा राजस्थान में कोटा है, श्री गंगानगर है और उदयपुर और सीकर। ये कुछ महत्वपूर्ण राजस्थान के जो सेंटर मैंने आपको बता दिए, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्री गंगानगर, उदयपुर और सीकर, यहाँ आप सेंटर मांग सकते हैं। और द कैंडिडेट हैज़ टू गिव ऑप्शन ऑफ 3 सेंटर्स, यानी आपको 3 सेंटर का ऑप्शन देना है इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी विद इन द सेम रीजन, यानी एक ही संभाग में आपको 3 प्रायोरिटी के हिसाब से, वरीयता के हिसाब से 1, 2, 3 नंबर के देना है। और नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल बी एनी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर, नहीं उसके बाद में फिर कोई सेंटर चेंज का कोई भी है वो आपकी एप्लीकेशन वगैरह वो कंसिडर नहीं की जाएगी। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगी, तो परीक्षा कैसे होगी, तो परीक्षा के लिए आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो कंप्यूटर का ज्ञान यानी कंप्यूटर को ऑपरेट करना तो आपको अनिवार्य रूप से आना चाहिए। अब इसमें 2 टायर होंगे, यानी 2 चरणों में एग्जाम होगा, टायर फर्स्ट और टायर सेकेंड। और मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इफ कंडक्टेड इन द मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज बाय यूजिंग फार्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन, यानी अगर मान लो अलग अलग पेपर होंगे तो उसमें जो स्केलिंग टाइप का जो भी फार्मूला होगा वो लागू होगा। और ये अब इसमें जैसे जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, टायर 1 में क्या क्या सिलेबस होगा, किस तरह के पेपर आएंगे, वो महत्वपूर्ण बात है। तो जैसे जो टायर 1 है उसमें टायर 1 में जो सब्जेक्ट है उसमें आपके ABCD 4 सेक्शन होंगे। अब जैसे पहला जो सेक्शन A में है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग,
यानी सामान्य जो मानसिक योग्यता के नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 आएंगे और 50 अंकों के होंगे, यानी एक प्रश्न है 2 नंबर का होगा। और दूसरा है जनरल अवेयरनेस यानी जीके के जो 25 प्रश्न आएंगे उसमें 50 अंकों के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि जो संख्यात्मक अभियोग्यता है, जैसे गणित से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, सांख्यिकी उसमें विशेष रूप से आएगी, उसके भी 25 प्रश्न आएंगे और 50 नंबर के होंगे, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, और इंग्लिश के जो भी प्रश्न है कम्प्रीहेंशन जो पैराग्राफ वगैरह उसमें से, तो वो 25 प्रश्न आएंगे और आपको 50 मार्क्स है। तो कुल मिलाकर के आपको 100 तो आपके प्रश्न आएंगे और 200 नंबर का ये पेपर होगा। और 1 आवर जो समय पीरियड है वो 1 घंटे का होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1 घंटे में आपको 100 प्रश्न है, तो बहुत फास्ट आपको काम करना पड़ेगा। और 1 आवर एंड 20 मिनट्स टू बी फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर एज पैरा 7.1 एंड 7.2, यानी 7.1 और 7.2 में अगर कोई है। अब मैं इसको एक बार और बता देता हूँ आपको 7.1 क्या है। तो 7.1 का मतलब हो गया, जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ 7.1 का मतलब हो गया द केस ऑफ पर्सन विद बैक बेंचर, यानी जो दिव्यांग श्रेणी के हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी। और इन केस ऑफ रिमेनिंग कैटेगरीज पर्सन जो डिसेबिलिटीज वाले हैं उनको, जैसे सेरेब्रल पल्सी वाला है या अन्य कोई भी डिसेबिलिटी है, वो उनको है वो थोड़ा सा टाइम है वो एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो यानी कि दिव्यांग जो भी लोग हैं उनको 20 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसके अलावा टायर 1 विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप, सारे प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, अवसर के होंगे। और क्वेश्चन विल बी सेट इन बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कंपटीशन, यानी इंग्लिश जो लैंग्वेज का पेपर है वो तो इंग्लिश में होगा। इसके अलावा जो भी जीके और जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस और ये गणित का जो भी पेपर होगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5, मतलब यानी आधा नंबर आपके अगर नेगेटिव मार्किंग होगी, आप अगर गलत प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपका आधा नंबर कटेगा। एक प्रश्न है वो 2 नंबर का है और अगर गलत उत्तर है तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, यानी 1/4 जो है वो कट जाएगा। स्कीम ऑफ टायर सेकेंड एग्जाम का जो भी स्कीम होगी वो क्या होगी, जो लेवल जो सेकेंड जो पेपर होगा वो पेपर फर्स्ट होगा, उसमें 2 पेपर होंगे और 3 पेपर होंगे। जो लेवल सेकंड जो एग्जाम होगा मेंस उसको बोल सकते हैं, उसमें सेक्शन ए में 2 घंटे 15 मिनट का समय होगा। उसमें भी ये सेक्शन दिए हुए हैं कि मॉड्यूल में पहला मॉड्यूल है मैथमेटिकल एबिलिटी 30 इसमें होंगे, और जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और नंबर ऑफ मार्क्स होंगे और ये समय होगा। और रीजनिंग और जिसके भी 30 प्रश्न होंगे, कुल 60 प्रश्न होंगे और 3 नंबर के होंगे, 180 नंबर के प्रश्न आएंगे और 1 घंटा प्रत्येक सेक्शन को दिया जाएगा। इसके बाद में जो दूसरा सेक्शन है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन होगा और जनरल अवेयरनेस के होंगे। इंग्लिश के 45 प्रश्न होंगे और जनरल अवेयरनेस के आपके 25 प्रश्न होंगे, कुल 70 प्रश्न होंगे और 3 नंबर के होंगे करके 210 मिनट का जो समय है। और इसमें भी आपको 1 घंटे का समय मिलेगा और जो भी दिव्यांग श्रेणी के जो कैंडिडेट है उनको 1 घंटा 20 मिनट मिलेगा। इसके अलावा जो सेक्शन सेकेंड है उसका भी 2 भाग इसमें, सेक्शन इसमें थर्ड जिसमें मॉड्यूल सेकेंड में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, जिसमें आपको डाटा एंट्री करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी इसमें दिया हुआ है कि 15 मिनट इसमें समय। और इसके अलावा जो सेकंड पेपर है स्टैटिक्स का, उसमें 100 प्रश्न होंगे, 2 नंबर के 200 का होगा और 2 घंटे इसमें प्रत्येक पेपर में दिए जाएंगे। और जनरल स्टडीज़ जो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का है इसमें भी आपके 100 प्रश्न होंगे और 2 नंबर के यानी 200 मार्क्स होंगे कुल। और 2 घंटे 40 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर, जो भी दिव्यांग उनको 2 घंटे 40 मिनट और सामान्य स्टूडेंट को 2 घंटे दिए जाएंगे। और जो टायर 1 विल बी इंक्लूड पेपर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और टायर 2 में पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पेपर होंगे और फर्स्ट पेपर कंपल्सरी फॉर ऑल पोस्ट। और यानी जो पहला जो पेपर होगा इसमें, पहला पेपर का मतलब हो गया ये जो पहला पेपर है यहाँ से यहाँ तक, जैसे जिसमें कंप्यूटर से लेकर के जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ्स, ये सभी के लिए सभी पोस्टों के लिए कॉमन होगा। कुछ विशेष बातें हैं ये आपको मैं बता दूं। तो ये फर्स्ट पेपर इज कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्टेज। पेपर सेकंड विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, यानी जो स्टैटिकल्स ऑफिसर है उनके लिए सेकंड यानी स्टैटिक्स का पेपर होगा। और जो पेपर थर्ड विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर सॉर्टेड इन टायर 1 एंड फॉर टायर 2 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ऑडिट और अकाउंट ऑफिसर होंगे उनके लिए ये पेपर थर्ड होगा। बाकी के लिए जो सामान्य है वो फर्स्ट पेपर तो सबके लिए होगा। पेपर विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शन हैविंग बोथ मॉड्यूल्स ईच। अब इसमें भी पेपर 1 में जैसे मैंने पहले बता दिया मैथमेटिक्स होगी, रीजनिंग होगी, जनरल इंटेलिजेंस होगी, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज होगी, कंप्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस एंड जीके होगा। इसके अलावा सेक्शन ये थर्ड में मॉड्यूल में कंप्यूटर टेस्ट होगा और डाटा एंट्री स्पीड होगी। इस तरीके से ये पेपर का पूरा शेड्यूल होगा। तो ये कभी डिटेल में यानी लगभग 83 पेज का जो विज्ञापन है ये पूरा है। अब इसमें आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा।
और ख़ास करके जो फ़ोटो वाले मैंने बताया था कि फ़ोटो में आपको क्या ध्यान रखना है, तो ये काफ़ी विस्तृत विज्ञापन मैंने जैसे पहले बता दिया आपको। इसमें जो आपके काम की चीज़ें वही मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ अगर आप कोई माल प्रैक्टिस करते पाए जाते तो आपको 2 साल 3 साल के लिए उसको डिबार कर दिया जाएगा। तो ये हर परीक्षा में सामान्य नियम है। अब इसमें कुछ फॉर्म के संबंधित जो भी अपडेट है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कुछ एनेक्सर है तो इनको तो अभी आपकी जरूरत नहीं। अब जैसे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, तो जैसे ये कैंडिडेट मस्ट क्वेश्चन फाइल फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आधार, अगर आपके पास आधार है तो आधार से करना है, आधार नहीं है तो आप उसको दूसरी जो वोटर आईडी है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है या अन्य कोई भी आईडी, उससे आपको अपना नाम वगैरह वो है उसको फीड करना है। उसके बाद में आपके कोई चेंज नेम है तो येस करना, नहीं तो नो करना है, और फादर का नाम लिखना है, और वेरीफाई फादर का नाम यानी दोबारा आपको लिखना है, वेरीफाई मदर का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपको और वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ करनी है, यानी दो बार आपको ये पूछा जाएगा। एजुकेशनल बोर्ड आपके कौन सा है, तो किस बोर्ड से आपने 10वीं 12वीं की है वो आपको लिखना है, उसके रोल नंबर वगैरह आपको फीड करने हैं, और कौन से साल में पास किया है, और उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हर इसमें भी दो बार वेरीफाई करवा रहे हैं, इसलिए करवा रहे हैं कि आपके जो भी इसमें मैसेज आएंगे या एडमिट कार्ड का मैसेज आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, जो भी चीज़ें जो भी सूचना आएगी आपको मोबाइल या ईमेल आईडी पे आएगी। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, और आपको स्टेट सेलेक्ट करके इसको आपको सेव करना है। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको यहाँ एनेक्सर 3A इसमें आपको एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपनी कैटेगरी उसमें सेलेक्ट करनी है, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है कि आप भारत के हैं या नेपाल के, भूटान के हैं, और उसके बाद में आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके चेहरे पे कोई निशान है, पाँव पे, हाथ पे, कहीं भी कोई निशान है तो वो आपको यहाँ फिट करना पड़ेगा। इसके अलावा आप डिसेबल कैटेगरी है तो उसमें से आपको एक लिस्ट में से चुनना पड़ेगा, और आपका पूरा एड्रेस है वो यहाँ फिट करना है। उसके बाद में इसको सेव करना है और इसको नेक्स्ट पे जाना है। इसको आप बैक भी ले सकते हैं। उसके बाद आगे के ऑप्शन में आपको एग्री करके आपको ओके करना है। तो इस तरीके से आपका फॉर्म भरा जाएगा। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो मैंने बता दिया कि फ़ोटो का आपको बता दिया कि 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और इसकी साइज है। इसमें कुछ विशेष जो, एक तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको याद रखना है, और क्या महत्वपूर्ण बातें फ़ोटो के संबंध में मैंने जैसे बता रहा था आपको। तो इसमें जैसे ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का जो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल बाई वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप बहुत सावधानी से भरें। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका नेम वगैरह तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, इसमें जेंडर कैटेगरी वगैरह, और इसमें आपको ये जो भी आपके निशान है पहचान का है। इसके अलावा प्रिफरेंस एग्जाम सेंटर आपको 3 सेंटर आपको यहाँ फीड करने हैं। उसके बाद में डेट ऑफ, अगर आपने कोई और सर्विस में वगैरह ज्वाइन किया तो आपको वो डिटेल आपको भरनी है, और जो भी कॉलम है वो आपको पूरे फीडअप करने हैं। उसमें अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन BA BSc जो भी आपकी है वो भी आपको करनी है। फिर आपको अपना एड्रेस वगैरह है वो फिल करना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात फ़ोटो और साइन अपलोड करना है। और फोटो और साइन में जैसे फ़ोटो है तो आपको 20 KB से 50 KB के बीच में करना है, और जो साइन है वो आपको 10 KB से 20 KB के बीच में JPG या JPEG या JPG दोनों में से किसी भी एक फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। और क्या क्या ध्यान रखना है वो आपको मैं आगे और बता दूंगा। फिर यहाँ जैसे ये कैप्चा कोड भर के आपको फाइनल सबमिट ये फॉर्म होगा। अब जैसे इसमें एक्सेप्टेबल फ़ोटो ये है, आपका फ़ोटो ऐसा होना चाहिए। अब एक्स्ट्रा कलर में फ़ोटो आपका ये धुंधला आ गया या गहरा कलर में आ गया तो भी आपके ये इनवैलिड होगा। आपके ब्लर फोटोग्राफ है, इस तरह का फोटोग्राफ आ गया, क्लियर नहीं है, या आपने जैसे टू क्लोज है, बहुत नज़दीक से लिया हुआ है तो भी आपके काम का नहीं है। विद हेड या कैप में लगा कर फोटो है तो भी आपको रिजेक्ट हो जाएगा। या इस तरह का अगर आपका है कि जैसे ब्लरिंग है या फोटो का मैं चेहरा साफ नहीं दिख रहा है किसी भी कारण से, जैसे इस तरह की ब्लरिंग है, इस तरह की या इस तरह की है तो भी काम का नहीं है। इन्वर्टेड फोटो, आपका फोटो अगर उल्टा आ गया तो भी आपको ध्यान रखना है वो फोटो है वो वैलिड नहीं होगा। और टू डार्क, बहुत गहरा आ गया, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है तो भी काम का नहीं। विद गोगल्स, चश्मा वगैरह, जो गोगल्स है विशेषकर चश्मे के गोगल्स मैंने यानी कि जो फैशनेबल है वो, और इसके अलावा स्पेक्टेबल यानी स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा, बहुत नज़दीक का फोटो, इस तरह का फोटो, और ये फेसिंग साइड वे आप इधर उधर देख रहे हैं, इस तरह के जो भी फोटो है वो आपके वैलिड नहीं होंगे। तो आपको इनमें से सिर्फ ये फोटो आपका वैलिड होगा। तो आपको सामान्य फोटो है और एकदम क्लियर फोटो, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, यही आपको अपलोड करना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसी के आधार पर फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपकी सारी मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। तो इस तरीके से ये तो महत्वपूर्ण जानकारी फोटो के बारे में थी। इसके अलावा इसमें कुछ सर्टिफिकेट ऑफ जो डिफेंस सर्विस वगैरह है उनके लिए कुछ सर्टिफिकेट वगैरह वो दिए हुए हैं, तो वो आपको यहाँ जो भी डिफेंस से जुड़े हुए हैं उनके लिए काम के हैं। सामान्य जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये फॉर्म है, काफ़ी वैकेंसी है बहुत डिटेल में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने जो आपको बताई थी कि इसमें जैसे यहाँ बताई थी मैंने कि नंबर ऑफ पोस्ट्स जो है ये पॉइंट नंबर 3 में था
कि टेंटेटिव वैकेंसीज, ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि टेंटेटिव देयर आर अप्रोक्सीमेटली 20,000 वैकेंसी, यानी लगभग 20,000 जो है वैकेंसी संभावित है। और हाउएवर फर्म वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स, यानी समय के साथ में और कंफर्म हो जाएगी, लेकिन लगभग ये कुछ गैप से आ रही है, तो लगभग आपको 20,000 वैकेंसी है, तो बम्पर वैकेंसी है, आप जम की तैयारी करें और फॉर्म भरते समय ध्यान रखें। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैंने दे दी। अब इस संबंध में और भी कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अधिक से अधिक अपने जो भी साथी है उनसे ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।